जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। सारे प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, सारी बहन बहुत अच्छी होंगी। और हम लोग पढ़ रहे थे प्यारे दोस्त आपका दिल्ली सल्तनत को। तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ रहे थे अलाउद्दीन खिलजी। एक बार कमेंट सेक्शन में सारे दोस्त बताएं अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो हम आगे की क्लास को बढ़ाते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की इस क्लास को आगे पढ़ेंगे। तो मैंने कहा अलाउद्दीन खिलजी किस तरह से गद्दी पे बैठा, अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को उसने किस तरह से मारा, ये कहानी मैंने आपको बताई। उससे आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत पर विजय, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया है उस पर अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से विजय प्राप्त की। आज ऊपर की स्लाइड बताएंगे। ऊपर की आज दिख रही होगी ना स्लाइड, आज तो गायब नहीं होगी ना। देख के बताओ, आज लाइट सही है ना, ऊपर की स्लाइड दिख रही है ना साफ। ये बता देना एक बार थम्स अप करके, है ना। फिर शुरू करते हैं, ठीक है, आगे आएंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा कि उसने उत्तर भारत को जीता और उसके बाद दक्षिण में जाएगा। उत्तर भारत से मतलब नॉर्थ इंडिया की तरफ, इस हिस्से पर पहले टारगेट करता है दिल्ली में बैठ के। तो सबसे पहले गुजरात आया। गुजरात अभियान कब किया उसने? 1297 में चला, 1298 खत्म हुआ। राजा कर्णदेव को हराया। राजा कर्णदेव जो आपका बघेल वंश के शासक थे। बघेल वंश किससे संबंध था इनका? बघेल वंश से संबंध था इनका। बघेल वंश के शासक राजा कर्णदेव को हराता है और उनकी पत्नी कमला देवी से शादी कर ली। क्या जी कमला देवी में मना नहीं किया शादी को? नहीं जी, कमला देवी ने मना नहीं किया। क्या बोलेंगे? कमला देवी ने मना नहीं किया और कमला देवी शादी कर लेती अलाउद्दीन खिलजी से। और कमलेवा देवी को ही जो उपाधि मिली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, वो मिली मल्लिकाए जहां। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको मल्लिका ए जहां की उपाधि दी थी? किसकी? मल्लिका ए जहां की उपाधि दी थी। क्या बोलेंगे जी? आपका ये उपाधि दी थी कमला देवी को। कमला देवी तो ये समझ लो इसकी बेटी और है। बेटी है इसकी जो 6 महीने की थी। ठीक है, उसको भी अलाउद्दीन खिलजी ले गया। यहां देखने की बात यह है कि ये जो गुजरात का शासक है कर्णदेव, जब ये हार गया तो ये भाग के पहुंच गया। भाग के कहां पहुंचा? ये हार गया तो अपनी जान बचाने के लिए ये गया दक्षिण में। कहां चला गया? गुजरात से दक्षिण में। और दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में कहां पर अभियान किया था? बोलेंगे जरा। आप कहेंगे भैया अलाउद्दीन खिलजी 1296 में गद्दी पर बैठने से पहले, गद्दी पर बैठने से पहले देवगिरी गया था। देवगिरी गया था वो 1296 में, ये बात याद है। मैंने एक बात और कही थी, 1296 के बाद में वो 1307 में फिर से गया। 1307 में फिर से जाने का कारण जो रहा, दो कारण थे कि देवगिरी का जो रामचंद्र देव था उसने टैक्स देना बंद कर दिया अलाउद्दीन खिलजी को। और दूसरा कारण था कमला देवी की बेटी। इस कमला देवी को अपनी बेटी की कभी याद नहीं आई और अपनी बेटी को ये 10 साल बाद याद करती है और कहती है मुझे मेरी बेटी चाहिए। तब रामचंद्र देव के यहां जाकर के आक्रमण करना पड़ा अलाउद्दीन खिलजी को। बोला मल्लिका जहां तुम्हारी बेटी को जरूर लेके आएंगे, जरूर लेके आएंगे। ठीक है, चलो जी। यहीं से मलिक काफूर यानी 1000 दिनारी को इसने खरीदा। मलिक काफूर मैंने कहा पहले एक हिंदू व्यक्ति था, इसके साथ अत्याचार हुए। और इसको बच्चे दरअसल में ये भी कहते हैं कि ये मलिक काफूर को बनाया गया इस तरह से, क्योंकि बहुत सुंदर लड़का था ये, बहुत सुंदर लड़का था। तो मलिक काफूर को कहते हैं कि इसको हिजड़ा भी बनाया गया है। ठीक है, ऐसी प्रवृत्ति उसकी कर दी गई। इतिहासकार उस बात से सहमत है और कहते हैं। तो मलिक काफूर को यहां से 1000 दिनार में खरीदा गया, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो गुजरात जीत लिया। गुजरात के बाद राजस्थान आएगा। क्या बोलेंगे? गुजरात के बाद में राजस्थान आएगा। रणथंबोर का अभियान कब किया? 1301 में। यहां रणथंबोर में शासक कौन है? हमीर चौहान। हमीर चौहान, इनकी पत्नी का नाम था रंगदेवी और रंगदेवी ने जौहर कर लिया। सारी की सारी पत्नी, क्या बोलेंगे, आपका कमला देवी के जैसी नहीं होती। सारी पत्नियां क्या धन की ख्वाहिश नहीं रखती। सारी पत्नियां ये नहीं सोचती कि दिल्ली का राजा कौन है।
रंग देवी जैसी पत्नियां भी होती हैं। जौहर का मतलब होता था अपनी इज्जत और अपने सम्मान की खातिर अपनी जान दे देना, लेकिन विदेशी खेमे में जाके शामिल ना होना। और ऐसा ही किया रंग देवी ने, जौहर कर लिया, यानी स्वयं की जान दे दी, स्वयं को आग के हवाले कर दिया। भारतीय इतिहास में बच्चे, आपको अगर आप देखेंगे इतिहास में जो राजपुताना किस्से हैं उसमें आपको बहुत कहानियां मिलेंगी कि उन महिलाओं ने अपनी आबरू कि कोई विदेशी या फिर अन्य व्यक्ति या अन्य कोई ऐसा सरदार जिसको उनकी चाहत है वो उनको स्पर्श भी ना कर पाए, छू भी ना पाए, इसके लिए वो जौहर कर लेती थी। ठीक है, आगे वो दिक्कत रणथंबोर का अभियान। यहां पर हमीर चौन को जो धोखा दिया इनके ही व्यक्ति रणमल ने दिया। दक्षिण में बहुत बार अपने लोग धोखा दे देते हैं। तीसरा अभियान सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा एसएससी क्वेश्चन पूछता है। 4 अभियानों में से तीसरा अभियान चित्तौड़गढ़ का अभियान है 1303 का। यहां पर राजा थे राणा रतन सिंह। इनकी पहली पत्नी है नागमती, पहली पत्नी राणा रतन सिंह जी की। राणा रतन सिंह जी की दूसरी पत्नी है पद्मिनी। यहां पर भी एक किस्सा है, और ये किस्सा है इनके ऊपर लिखी गई पुस्तक पद्मावत का, जिसमें पद्मावत को लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने यहां पर वर्णन किया है। इसमें एक खंड आता है नागमती का वियोग वर्णन, यानी नागमती जब अपने पति को देखती हैं कि वो उनका प्यार रानी पद्मिनी की तरफ जा रहा है, तो पहली पत्नी को वियोग तो होगा ही, क्योंकि रानी पद्मिनी भारत की नहीं थी, वो श्रीलंका की थी, सिंघल प्रदेश की थी। तो कहते हैं कि एक बार राणा रतन सिंह जी ने रानी पद्मिनी को देखा नहीं था, उन्होंने एक तोते को देखा उससे पहले। तो तोता हीरामन तोता है, उस तोते की गर्दन इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर गर्दन है, और इतनी सुंदर गर्दन कि उसने बोला कि इससे ज्यादा खूबसूरत कोई चीज दुनिया में शायद ही होगी। हीरामन तोते ने बोला कि राणा गलत कहते हो, सिंघल देश की राजकुमारी रानी पद्मिनी को नहीं देखा। तब इनका प्रेम संबंध स्थापित होता, उसके बाद शादी होती है ये। तब इनकी दूसरी पत्नी बनती है रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी के लिए भी लिखा हुआ है, इन्होंने भी जौहर किया था। जब अब यहाँ पर बहुत सारी कथाएं हैं। एक तो जो आपने देखा होगा पद्मावत में, तो मूवी किसी इतिहास को नहीं बता सकती, प्रकाश डाल सकती है। मूवी मूवी में मनोरंजक चीजें भी रखी जाती हैं। मूवी वो अच्छी जिसमें मनोरंजन के लिए कुछ ना रखा गया हो। कि उसमें कहानी है कि अलाउद्दीन खिलजी को चेहरा दिखाने को तैयार हो गए। राणा रतन सिंह ऐसे शासक नहीं थे कि अपनी पत्नी का चेहरा दिखाने को तैयार हो जाते। आप बताएं कि आप इतने कायर हो सकते हैं? हाँ, कायर शासक भी हुए हैं, नो डाउट। मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय का भाई रामगुप्त अपनी पत्नी को देने को तैयार हो गया था। इतिहास में ऐसे भी शासक हुए, लेकिन राणा रतन सिंह ऐसे नहीं थे। वो बहादुर, तेजस्वी और कहते हैं ना मान मर्यादा को कायम रखने वाले शासक थे। तो इनके ऊपर लिखी गई पुस्तक है पद्मावती, जिसमें बहुत सारे जिक्र हैं, क्या कहानियां हैं क्या नहीं है। बहुत सारे लोग उसको एविडेंस मानते हैं, बहुत सारे नहीं मानते हैं। और हमें स्टूडेंट को क्या मानना चाहिए कि एक झूठी पटकथा है। कोई भी ये कहता है कि राणा रतन सिंह उसको अपना चेहरा दिखाने को तैयार हो गए, कि पीछे शीशा रहेगा, इधर से देखेंगे, इधर चेहरा नहीं तैयार हुआ, तो मतलब ही नहीं बनता। ये मैं नहीं बंद करा अभी। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो। क्या परेशानी क्यों है ये तो बताओ भाई। यार रोज मतलब बच्चों को कितना खराब लगता होगा। कैसे ऐसे फ्लुएंट पढ़ाया, ये तुम्हारा काम है भाई। इसको तो एटलीस्ट अच्छा रखो ताकि इनको दिक्कत नहीं हो। ये चेकिंग क्यों नहीं करते हो टाइम पे? क्लास के दिखना चाहिए ना कि क्या दिक्कत है। अब इसमें क्या करूं मैं, ये बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब खराब आवाज में पढ़ाऊं बच्चों को? करो यार, इसे कुछ तो करो इसमें। अभी ठीक है भाई साहब, आवाज बताएंगे एक बार, रियली सॉरी। क्लास में डिस्टरबेंस होता है, कसम से मुझे रोना आता है। हेलो 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 हेलो। अभी आवाज ठीक है भाई? बताएंगे एक बार। ओके 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 ओके। बैठ जाओ। चित्तौड़गढ़ के अभियान की बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ के अभियान में ये कहा जाता है कि पहले आक्रमण में जब इन दोनों की मीटिंग हुई, हकीकत ये है कि राणा रतन सिंह जी की और जो मुलाकात होती है, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी छल कर देता है और राणा रतन सिंह जी को कैद कर लेता है। और कैद के बदले में मांगता है रानी पद्मिनी को, कि रानी पद्मिनी मुझे दी जाए। ठीक है, तो ऐसी डिमांड वो रख, समझे बात को? तो यहाँ पर इनके दो सेनापति हैं। किनके सेनापति थे? राणा रतन सिंह जी के सेनापति हैं गोरा और बादल, जो लड़े। ठीक है, तो इनका बहुत शानदार सा किस्सा आता है। अभी आवाज ठीक आ रही होगी तो बताएंगे एक बार। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? इनके सेनापति हैं गोरा और बादल। और बच्चे, अगर मैं बात करूं नरेंद्र मिश्र की, बहुत शानदार सी पंक्तियां हैं। नरेंद्र मिश्र बहुत चर्चित है इस एक पंक्ति को लेकर के, कि वो ये कहते हैं कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी है, मिट्टी भी है, चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़गढ़ से एक संदेशा आया, जिसको सुन शक्ति सूर्य पर फिर अंधियारा छाया। मतलब रानी पद्मिनी की डिमांड करता है, कहता है कि 10 दिन के भीतर ना पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त ना मानी तो पीछे पछताओगे। तो जैसे ही ये संवाद पता चलता है, जैसे ही ये संवाद पता चलता है, तो कहते हैं कि एकदम से सब लोगों में शोक शोक फैल जाता है। शोक फैल जाता है। कहता है कि यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। ये पंक्तियां जो मैं पढ़ रहा हूँ नरेंद्र मिश्र जी की पंक्तियां हैं। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था, सते तो मजदूर जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए थे सेनापति, रुष्ट हुए थे सेनापति, गोरा रणधीर, ये नाम आ रहा है गोरा और बादल का, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर, शमशीर यानी कि तलवार, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रतन सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा ने पद्मिनी, गोरा से, गोरा से
गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार न मिट पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का। अगर धरा की आन मिट गई, घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा जी ने जो कहा कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। यह क्या करती हो गोरा, पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठाता बोला। महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा की एक लिंग ज्योति अग्निधंधा हो। जब तक हो गोरा के कंधे पर, जब तक है गोरा के कंधे पर दुर्जय शीस रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक ना कटेगा। तुम निश्चिंत रहो, तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। तो कहते हैं कि राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। तो इस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। खिलजी की सेना से उसमें उनकी जान जाती है, लेकिन इसमें अत्यंत घाव भी आते हैं। कहते हैं इस समर में, इस युद्ध में राणा जी को काफ़ी घाव भी आते हैं, लेकिन अंत समय में जब उनकी हालत लड़ते लड़ते खराब हो जाती है और रानी पद्मिनी को लगता है कि भाई अब जो ये सेना है, अब जो ये सेना है, ये सेना अब किले के अंदर आएगी, किले के अंदर आएगी, तो तब रानी ने आपका जौहर किया था। तो ये गोरा और बादल हैं जो इनके सेनापति थे। फिर मालवा का अभियान किया इन्होंने एमपी में। यहाँ पर महलक देव हार गए थे। कौन हार गए थे? महलक देव हार गए थे। ठीक है, तो 4 अभियान याद रखेंगे क्रम से, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर ये दक्षिण में जाता है। दक्षिण का पहला विजय अभियान इसने रामचंद्र देव के खिलाफ किया 1296 में स्वयं। और जो काफूर ने किया था, काफूर ने किया था 1307 वाला, क्योंकि काफूर 1296 में था ही नहीं, काफूर तो खुद 1297 में आया है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो तेलंगाना, क्या बोलेंगे? तेलंगाना जिसकी राजधानी वारंगल है, यहां पर शासक थे प्रताप रुद्रदेव 1309 में। होयसल द्वार समुद्रम, यहाँ पर वीर बल्लाल एक शासक थे, यहाँ 1310 में। ठीक है, और देवगिरी के बाद तेलंगाना। वारंगल से ही प्रताप रुद्र ने, ये देखना, प्रताप रुद्र देव ने ही कोहिनूर अलाउद्दीन खिलजी को दिया। कोहिनूर का अपना एक इतिहास है देश में, सुना है आपने? कोहिनूर हीरा, ब्रिटेन की महारानी है, सब कहते हैं कोहिनूर हीरे को वापस लाओ जी। तो बच्चा यहाँ पर एक बात आती है कि कोहिनूर जो हीरा है ये दरअसल में आंध्र प्रदेश से ही निकला था, क्योंकि कोई भी हीरा है वो खान से निकलेगा। तो कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकला है, आंध्र प्रदेश से। भैया ये इतना चर्चित हीरा क्यों है? दरअसल में ये चमकदार हीरा रहा। आज तो इससे बहुत ज़्यादा चमक के हीरे हैं, बहुत ज़्यादा चमक के हीरे, इससे बड़े हीरे भी हैं, लेकिन उस टाइम का एक बड़ा हीरा और चमकदार हीरा था जिसकी चर्चाएं थी। तो इतनी चर्चा थी कि ये कोहिनूर के बारे में तो ये भी कथन रहा कि कोहिनूर को महिला अगर ने रखा तो सही सही, अगर किसी पुरुष के पास रहा तो उसकी बर्बादी का कारण बना। राजा रणजीत सिंह, जिनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर ताकत की फौज थी, पंजाब के शासक इसको रखते हैं तो कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन ये एक मिथ ही है, दरअसल में सभी मुगलों के पास से होकर के गुजरा, और मुगलों ने एक सत्ता रखी है देश में। तो यहां से गया अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी से रहा, अलाउद्दीन खिलजी के बाद में दिल्ली सल्तनत से मुगलों के पास में। मुगलों के समय पर, आपका नादिर शाह के समय पर आक्रमण होता है 1739 में, तो भारत से ईरान चला जाता है। ईरान से फिर राजा रणजीत सिंह ईरान के एक राजा की मदद करते हैं जो अहमद शाह अब्दाली के वंशज थे, तो उससे होकर के भारत आता है वापस। राजा रणजीत सिंह उस राजा की मदद करते तो वो कोहिनूर देता है वापस। इधर फिर राजा रणजीत सिंह के बेटे थे दिलीप सिंह, उन्होंने वो ब्रिटेन की महारानी को ब्रिटेन जाकर के गिफ्ट किया, और ब्रिटेन की महारानी उसको मुकुट में लगाती, बहुत चमक थी उसको। ठीक है, आगे आएंगे, कोई दिक्कत? तो तेलंगाना से ही क्या मिला है हमको? कोहिनूर हीरा मिला है। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्रम, तेलंगाना की वारंगल है। वीर बल्लाल, और चौथा आपका पांड्य वंश, सुंदर और वीर पांड्य शासक थे, सुंदर और वीर पांड्य शासक थे। ये दोनों भाई ही बाद में भाग गए थे, दोनों भाइयों के बीच विरोध था जिसका फायदा उठाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी गया था, लेकिन ये हार गए दोनों। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
कोई परेशानी? एक बार थम्स अप करके बोले मेरी आवाज सब लोगों को सुनाई दी। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? ठीक है, आ गया। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य है बच्चे, याद रख लेना। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य है, इससे आगे चलेंगे। चलो, अलाउद्दीन के कार्यों पर आते हैं। अलाउद्दीन के कार्यों पर अगर हम आते हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन ने विशेष काम किए। बाजार नियंत्रण से मतलब क्या है कि उसने कहा कि कोई भी काला बाजारी नहीं करेगा, एक उचित दाम से ज्यादा पर कोई वस्तुओं का विनिमय नहीं करेगा। ठीक है, उचित दाम से ज्यादा पर कोई भी वस्तुओं का मतलब आपस में कुछ भी खरीद फरोख्त नहीं होगी। तो उसने बाजार के लिए कड़े नियम लगाए। उसने मंडियों में किसान जो अनाज अपना देने जाते थे उनके लिए व्यवस्था करवाई। उसने बोला कि जाकर के एक उचित रेट पर तुमको किसान का ही खरीदना होगा। ऐसा नहीं कि किसान के तुम कम में खरीद लो, और तुमको एक उचित रेट पे फिर बेचना भी होगा। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा हाई रेट में बेच दोगे उच्च मूल्यों पर। इक्ता प्रथा खत्म करके सैनिकों को नगद वेतन दिया। कहते हैं अपनी सेना के लिए अलाउद्दीन खिलजी का एक बेहतर काम था। तो अपने सैनिकों को नगद वेतन कैसे? इसने कहा कि तुम जमीन का एक टुकड़ा दे देते हो और एक सैनिक की फैमिली में 5 मेंबर हैं। बोला किसी ऐसा भी तो आदमी होगा जिस पर जिम्मेदारी 15 लोगों की होगी। तो वो 15 मेंबर की जिम्मेदारी वाला इक्ता दिए जाते थे सबको बराबर। इक्ता मुझे बताओ किसने शुरू की थी? मैंने इक्ता समझाया था आपको। तो अलाउद्दीन कहता है कि सिर्फ इक्ता, निश्चित इक्ता देने से बात नहीं बनेगी। उसने कहा मेरी सेना जो है ये मेरे पुत्र के समान है, इसी ने मुझे विजय सारी दिलाई है, तो इस सेना का ख्याल भी मैं रखूंगा। उसने देखा कि सब लोगों का ऑडिट किया जाए, सब लोगों का ब्यौरा लिखा जाए कि किसके परिवार में कितने लोग हैं, और उस हिसाब से मैं उनको वेतन दूंगा। वेतन भी फिक्स नहीं, जिसकी जितनी जरूरत है उतना वेतन दिया जाता था। ठीक है, और इसने कहते महंगाई को थाम के रख दिया, एकदम रोक के रख दिया। आगे आएंगे। हुलिया लिखवाना। हुलिया लिखवाना, सैनिकों का हुलिया इसने लिखवा लिया। गिनती होती थी शिविरों में। अब से पहले प्यारे दोस्त क्या हुआ है, हुलिया समझते हो? जैसे तुम दिल्ली पुलिस में जाओगे तो तुम्हारा हुलिया लिखा जाएगा कि तुम्हारी नाक पे यहाँ कट का निशान है, जैसे मेरे से बोलेगे यहाँ मोल है, मस्सा है गर्दन पे, हाथ पे ओम लिखा हुआ है। तो ऐसे तो क्या बोलेगा आपका, ये हुलिया होता है। सैनिकों का हुलिया क्यों लिखते थे? एक कमांडर आता, जैसे 100 शिविर में सैनिक है एक, तो 100 के 100 की गिनती करता। अच्छा, जिसके गर्दन पे मस्सा है वो बाहर आ जाओ, जिसकी नाक पे कट है वो बाहर आ जाओ। हुलिया तो उसी के पास होता था और वो उनको मार्क करता रहता। इससे समस्या ये खत्म हो जाती थी कि बाहरी आदमी नहीं कर सकता था। मैंने आपको बताया था कि आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के शिविरों में पहुंच के उन्होंने कहा कि व्यास नदी को पार मत करना, और सिकंदर की सेना के अंदर एक मैसेज फैल गया कि व्यास नदी पार करेंगे तो मारे जाएंगे। तो वो घुसपैठ इसने रोक दी अपनी सेना को मजबूत करने के लिए। समझ पाए? घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा इसलिए दागा, बोला कि जो घोड़ा रखता है अतिरिक्त घोड़ा भी रख सकता है। घोड़े का वेतन जो होता था वो सैनिक के वेतन के बराबर था। आदमी को जितना वेतन, घोड़े को भी इतना ही वेतन। तो जब इतना अच्छा पैसा दिया इसने कि मैं घोड़े का इतना वेतन तुमको दे रहा हूं सेना की सेवा के लिए, इससे भाई साहब सवारी मत ढोना। लोग क्या करते थे, युद्ध की स्थिति नहीं होती तो हल्की हो या भारी, और 10 रुपए सवारी, और पहले लेडीज सवारी, तो लोग सवारी ढो देते थे। बोले युद्ध तो चल ही नहीं रहा है, राजा वेतन भी दे रहा है, क्यों ना एक दो सवारी ही ढो दें इससे। तो उसने कहा नहीं, युद्ध का घोड़ा उसमें चल के, तांगे में चल के कमजोर हो जाता है। हाँ, 3 बजे प्रैक्टिस सेट होगा भाई साहब आज। घोड़ा दागने की प्रथा। भू राजस्व बहुत पूछा जाता है, दिल्ली के किस सुल्तान ने भू राजस्व को 50% यानी 1/2 कर दिया? ठीक है, क्या बोलोगे? स्वराज नहीं, राजस्व कर है, राजस्व कर, लैंड रेवेन्यू। स्वराज कर नहीं, राजस्व कर। खुम्सकर ये कहता था पड़ोसी राज्यों से जो लूट लेकर के आओगे वो 4/5 रहेगी, 80% देना होगा। दान की भूमि को इसके समय पर खालसा कहा गया। इसके कुछ विभाग हैं, दीवान ए विजारत जो फाइनेंस डिपार्टमेंट दिखता था अलाउद्दीन खिलजी का, इसके सारे विभाग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दीवान ए आरिज एक सैन्य विभाग था, बलबन ने भी स्थापित किया था आरिज जो सैन्य विभाग था। दीवान ए रसालत वो एक विदेश विभाग था। क्या बोलेंगे? वो विदेश विभाग था। बच्चे उम्र उम्र मेरी इतनी एज है उतनी एज है, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल किया करो, वो मदद करेंगे आपकी। यहाँ पढ़ने आया करो सिर्फ,
या उम्र पूछने ना आया करो प्लीज, रिक्वेस्ट है भाई साहब, वहां पूछो। सर घोड़ा पैसे का क्या करेगा? अरे घोड़ा पैसे का क्या करेगा, घोड़े का मालिक तो करेगा ना, उसको एक घोड़े के लिए वेतन दिया जाता था। घोड़ा पैसे का, भैंस को अगर हम कहते भैंस 1 लाख रुपए की है तो भैंस पैसे का कुछ करती है क्या? उसका मालिक करता है, मूर्ख इंसान। चलो भाई। सर आपने बताया आगरा में न्याय का घंटा इल्तुतमिश ने लगवाया था, लेकिन आगरा तो 1504 में बसा था। बड़ा अच्छा इन्होंने कहा है। दरअसल में बच्चे, आगरा को हम कश्मीर से खरीद के नहीं लाए थे, या आगरा को हम पेरिस से नहीं लेके आए। आगरा भारत की भूमि पर ही स्थित है, हमेशा से है। तो जब आगरा हमेशा से है, हम कहते सिकंदर लोदी ने इसको बसाया। बसाने का मतलब होता है इसको ऑर्गेनाइज्ड किया, यहाँ पर लोगों को प्रेरित मिले, लोगों को यहाँ पर रोजगार के अवसर के लिए उसने कुछ प्रकार के उत्पादन यहाँ शुरू किए, उसको बसाना कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं पेरिस से लेके आए और ये लो आगरा को पुट कर दिया। थोड़ा लॉजिक लगाया करो। कोई भी शहर बसा, जैसे ग्रेटर नोएडा बसा, राजीव गांधी जी का प्लान था कि ये बसे, तो उसके लिए उद्योग लाए गए, मायावती जी ने इसको स्थापित किया, ठीक है, यहाँ पर इंडस्ट्री लेकर आई, तो बोलते हैं कि इसको बसाने का काम सुश्री मायावती जी ने किया। ऐसे शहर बसता है मित्र, ऐसे नहीं कि वो कहीं से लेके आए। तो शहर तो था, आगरा तो हमेशा से था। बसाने का मतलब उसको ऑर्गेनाइज्ड करना। कोई भी कभी मिले ना कि शहर बसाया, ऐसे मत समझना कि जंगल में जाके घर बनवा दिए कि हाँ रहने लग जाओ। ऐसे नहीं, शहर बसाने का मतलब होता है दोस्त उसको संगठित करना, है ना। कोई दिक्कत? दीवान रसालत विदेश विभाग था, दीवान रियासत बाजार नियंत्रण के लिए था। मंडियों के प्रमुख को सहनाई मंडी कहते थे। जो मोपता मापतोल को देखता था उस अधिकारी को नाजिर कहते थे, और इस नाजिर नाम के अधिकारी को शक्तियां दी गई। शक्तियां ये दी गई कि कोई भी कालाबाजारी करते हुए या सुल्तान के नियमों का पालन नहीं करता है, या सामान आदि कम तोलता है, तो उतना ही मांस उसका काट लिया जाए, ठीक है, उतना ही शरीर का हिस्सा काट लिया जाए और उसको दंड दिया जाए। तो नाजिर को ये अधिकार दिए गए थे, ठीक है। आगे आएंगे। गुप्तचर को बरीद कहते हैं। गुप्तचर को बरीद कहते हैं। सर सुसरी का क्या मतलब है? सुसरी मतलब बच्चे लगाते हैं, उन्होंने शादी नहीं की ना, ठीक है, तो उनको सु मतलब अच्छी, श्री सुश्री महिला के पहले इस्तेमाल किया जाता है। सुश्री का मतलब ऐसे ये मत समझना कि गलत तरीके से हम बोले, ये सम्मानित शब्द है। सुश्री बहन कुमारी मायावती जी उनको कहते हैं, ठीक है। आगे आए, कोई दिक्कत? मंडियों के प्रमुख को सहनाई मंडी, मापतोल के अधिकारी को नाजिर कहा जाता है, और गुप्तचर को बरीद कहते हैं। क्या बोलेंगे? गुप्तचर को बरीद कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आगे। सर कोई कोई बच्चा बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बात करता है। हाँ जी, मूर्ख है ये। कुछ तो जानबूझ के बात करते हैं, बड़े होके भी मैच्योर नहीं, और कुछ होते नहीं है मैच्योर, कुछ बुद्धू ही होते हैं, वो पूरी जिंदगी भी बुद्धू ही रहेंगे। बहुत बढ़िया दानवीर सिंह जी, बहुत प्यार मिला आगरा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई, पेट का रोग है, जलोदर रोग, ठीक है, खाना पचना ही बंद हो गया। क्या बोलोगे? और खाना पचना ही बंद हो जाए, पेट खराब हो जाए, तो बार बार जाएं वॉशरूम में, तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा समझ लो दस्त से मर गए। अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य, हजार खंबा महल किसने बनवाया? दिल्ली के निर्माण कार्य हैं। कहाँ के? दिल्ली के निर्माण कार्य हैं, याद रख लेना। अलाउद्दीन खिलजी ने जो निर्माण कार्य कराए वो दिल्ली में कराए। हजार खंबा महल बनवाया। सीरी का किला, सीरी के किले के लिए पूछा जाता है कि सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों बनवाया था? तो किस लिए बनवाया था? वो मंगोल आक्रमण से बचने के लिए, और सीरी के किले को ही इसने अपनी सैन्य राजधानी बनाया। दरअसल में मंगोल जो है, मंगोल वो दिल्ली में प्रवेश कर गए थे, दिल्ली में अंदर तक आ गए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय, तब उसने यहाँ पर अटैकिंग पॉइंट बनाया एक, मंगोल आक्रमण से बचने के लिए, ये और अंदर ना आ पाए, तो इसको यहाँ पर सेना स्थापित की थी इसने मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए, ठीक है। जमैयत खाना मस्जिद किसने बनवाई? इसी ने बनवाई दिल्ली में। अलाई दरवाजा जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, मुझे बताओ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? ऐबक ने बनवाई थी। क्या बोलोगे? ऐबक ने, ठीक है, वो दिल्ली की पहली मस्जिद थी। उसका जो साउथ गेट है वही अलाई दरवाजा। हौज खास दिल्ली में किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, ठीक है मित्र। इतनी बात में कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आगे आएंगे, सॉरी नोट कर लो, कोई बच्चा कर रहा हो तो आगे चलेंगे। वेरी गुड, बहुत शानदार।
नितेश यादव जी बहुत सारा थैंक यू। अगेन कोई दिक्कत कोई परेशानी? हजार खंबा महल, सीरी का किला, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और हौज खास, ये अलाउद्दीन ने बनवाए हैं। ठीक है। अलाउद्दीन के बाद गद्दी पर मलिक काफूर 36 दिन के लिए गद्दी पर बैठा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, बहुत कम लोगों को पता होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है कि अलाउद्दीन के बाद में मलिक काफूर ने भी शासन किया था। और ऐसे ही शासन नहीं किया, जो अलाउद्दीन है ना, उसने उसने खिज्र खां और सादी खां, खिज्र खां कौन है? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। खिज्र खां और सादी खां, ये दोनों कौन थे? ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे और अलाउद्दीन खिलजी के बेटों की हत्या कर दी। खिज्र खां याद है ना? खिज्र खां को याद रख लेना कि अलाउद्दीन ने जब चित्तौड़ अभियान किया था, तो चित्तौड़ का नाम बदल के कहीं किनारे पे याद रख लेना, 1303 में चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के, चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के खिजराबाद कर दिया था। तो वो जो खिजराबाद रखने के पीछे का कॉन्सेप्ट था, वो यही था कि उसके बेटे का नाम खिज्र खां था। ठीक है। 1303 में क्या कर दिया गया? चित्तौड़ का नाम खिजराबाद। तो खिज्र खां उसका एक बेटा था और सादी खां। तो अलाउद्दीन खिलजी की जब मौत हो गई 1316 में, तो उसके बेटे आने चाहिए थे, उसके बेटे आने चाहिए थे। ठीक है। तो जब उसके बेटे आने चाहिए, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति मलिक काफूर, उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि तुम सोचना, उसने इसके बेटे को बेरहमी से मारा, सादी खां का उसने अंग अंग कटवाया। और खिज्र खां की भरे दरबार में इतिहासकार इसामी ने लिखा है कि आपका खिज्र खां की आंखें ऐसे निकाली जैसे कटोरी से कोई आइसक्रीम निकाल रहा हो। भरे दरबार में आंखें निकाल ली किसकी? आपका खिज्र खां की, और इसको मरवा दिया। मलिक काफूर के खिलाफ भी षड्यंत्र होता है, 36 दिन ही बैठ पाया। सब लोगों ने कहा एक हिजड़ा शासन नहीं कर सकता। मलिक काफूर के बाद गद्दी पर आया मुबारक शाह खिलजी। कौन आया? मुबारक शाह खिलजी आया। ठीक है। अच्छा, मुबारक शाह खिलजी जो आता है, ये खिलजी वंश का ही वंशज है, अलाउद्दीन का बेटा है। तो मुबारक शाह खिलजी जो ये गद्दी पर आया, इसको हम पागल बादशाह कहते हैं। तो ये रहा आपका 1316 से 1320। तो मैंने क्या बोला? पहले जलालुद्दीन खिलजी कब तक शासन करता रहा? वो बच्चे 1290 से 96 तक। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक बताया मैंने आपको? 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में मलिक काफूर 36 दिन के लिए, जानकारी हमको मिलती नहीं है। मुबारक शाह खिलजी जो आया, ये एक पागल बादशाह है। इस बार एसएससी सीजीएल 2023 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि मुबारक शाह की मौत का कारण बना। इसी मुबारक हसन को हम खुसरो खां भी कहते हैं। खुसरो खां क्या है इसका? मुबारक हसन का अन्य नाम है, अन्य नाम है इसका। किसका? मुबारक हसन का। तो खुसरो खां ने मुबारक शाह की मौत क्यों की? मुबारक शाह खिलजी को क्यों मारा? मुबारक शाह खिलजी प्यार करने लग गया मुबारक हसन से, मुबारक को मुबारक से प्यार हो गया। यही गलती मैं बार बार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। आदमी को आदमी से प्यार हो गया। आदमी को जब आदमी से प्यार हो गया, और आदमी भी ऐसा मुबारक शाह खिलजी कि औरतों के कपड़े पहन के आ जाए, पेटीकोट ब्लाउज पहन के आ जाए दरबार में, कभी खाली पेटीकोट में ही आ जाए, और इसका मन करे तो कभी कभी खाली ब्लाउज में ही आ जाए, और कभी कभी ना पेटीकोट ना ब्लाउज, नंगा दरबार में भागे, दौड़ लगाए इधर से इधर। हमने कहा यार बड़ी आफत आई है, ये क्या बवाल, क्या तूफान आया है। अब सोचो सब लोग बचेंगे ऐसे आदमी से, सीधी सी बात है। अब ये बचे तो सही, ये जो मुबारक हसन है, इससे प्यार और कर बैठा ये। मुबारक हसन के ऐसे हाथ डाले, अब सुल्तान मना कर नहीं सकता, ऐसे हाथ डाले, बोले यार मुबारक आज दरबार में भाग मेरे साथ, तू भी नंगे एकदम। इसने सोचा यार ये अच्छी आफत है, इसे कह रहा मेरे पारी कर गाल पे, और आलिंगन करे। इतिहासकारों ने लिखा उसको आलिंगन करता, भरे दरबार में सब लोगों के सामने चुंबन करता उसको। इसने कहा बेटा तेरा केस खत्म करना पड़ेगा। मुबारक हसन ने गला काट दिया सोते हुए मुबारक शाह खिलजी का। बोला जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, और क्या, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, इतनी दुर्गति कर रखी है इसने।
तो कहने का मतलब है अंतिम शासक जो ये मुबारक शाह खिलजी है, मारा गया मुबारक हसन के द्वारा। ये रहा पागल बादशाह। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला और कहने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था मुबारक शाह खिलजी, MS खिलजी। ठीक है, ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है? इसने कहा अब तक क्या था, इस्लाम जगत में खलीफा को माना जाता था कि भाई खलीफा सर्वोपरि है, उसके आदेशों को सब लोग मानते थे इस्लाम जगत के लोग। इसने कहा कोई नहीं खलीफा पलीफा, आई एम द ओनली खलीफा। और कह करके इसने स्टेटमेंट बोला मैं किसी की नहीं सुनूंगा, इसीलिए इसको पागल कहते हैं, कहते हैं कि इसको कोई काम ही नहीं था। ये बच्चे एक स्टेटमेंट आता, मार्को पोलो इटली से एक यात्री आया था, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय पर आया था। ये अलाउद्दीन खिलजी में ही लिख लेना, अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। तो खिलजी वंश समझे, मुझे बताएंगे तो पहले गुलाम वंश था, गुलाम वंश के बाद में बच्चे फिर खिलजी वंश आया, अलाउद्दीन खिलजी इसका सबसे ताकतवर शासक हुआ, इसके बाद ये वंश बिखर गया। कहने का मतलब है कि अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी की मौत हो गई। मौत हो गई तो गद्दी पर कौन आया? तुगलक वंश आया। तीसरा वंश कौन सा है बोलेंगे? वेरी गुड वेरी गुड बेटा, पढ़ लो। अयोध्या कब आएंगे? आपको लाज आनी चाहिए अपने जन्म पर, आपको लाज करनी चाहिए कि माता पिता क्या सपना देखते हैं, आपको लाज करनी चाहिए उनकी स्थिति की कि आप उसको कब सुधारेंगे। आप फोकस की जगह ये लिखते हैं कि जी आप अयोध्या कब आएंगे, स्टैटिक जीके कब चलेगी। आपने जब पिछली क्लास नहीं की मित्र, मैं बता चुका हूं कब स्टैटिक जीके चलेगी। हरियाणा में मीटअप कब कर रहे हो? मीटअप की पड़ी है सबको। भाई साहब जब मीटअप पड़ेगा या मीटअप जब कभी आएगा वो इन्फॉर्म तुमको कर दिया जाता, आएंगे तो ठीक है, वहां आ जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, उसके लिए कमेंट सेक्शन में मत लिखा करो प्लीज, प्रार्थना है। सोच लो एक दिन रोओगे बेटा, कोई नहीं समझेगा, मान लो मेरी बात, पढ़ लो। तुगलक वंश 1320 से 1414, इनको ब्लॉक करे कर। जो ये पढ़ाई के अतिरिक्त कोई भी बात करता है ना, ये कि यहाँ मीटअप फलाना, इनको ब्लॉक कर देकर। जो सिर्फ पढ़ रहा है उस बच्चे को छोड़, हम देखेंगे। अब तुम्हारा वही इंतजाम है ना, लातों भूत बातों से नहीं मानते, डंडे से तो पढ़ोगे। ये सब ब्लॉक कर, शोभित यादव को, अंकित चौधरी सर ने RW की छोड़ा, मारे सब ब्लॉक। इसको अपने पढ़ने से मतलब नहीं है, इधर उधर की बात करने वालों को ब्लॉक कर, इनके कमेंट नहीं दिखने चाहिए। तुम्हारा इंतजाम करता हूं अब सबका। अब ठीक है, अब बोल के दिखाओ कोई। हाँ, बड़ा मजा आया, यही इंतजाम है तुम्हारा, प्यार से नहीं समझते हो। आते तुगलक वंश, तीसरा वंश है। कब से कब तक? मैंने आपको बोला था दोस्त, सबसे बड़ा शासनकाल दिल्ली पर किसने किया है? सबसे बड़ा शासनकाल, सबसे बड़ा शासनकाल किस वंश का दिल्ली पर रहा है? तो आप कहेंगे भाई साहब तुगलक वंश का रहा है। ये तुगलक कहां से आ गई जी खिलजियों के बाद में? दरअसल में गयासुद्दीन तुगलक के जो पिता हैं, उनके पिता से नाम मिला है। गयासुद्दीन तुगलक के जो पिता हैं, फादर हैं, पिता हैं, उनका नाम था कुतुलग। क्या बोलोगे? कुतुलग, कुतुलग खां। और कुतुलग खां जो है, ये बलबन के यहाँ पर एक सैनिक थे गुलाम वंश में। कौन थे? बलबन के सैनिक थे। और प्रमोशन होते 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 अलाउद्दीन के समय पर शक्तियां मिली इनको, अलाउद्दीन के समय तक शक्तिशाली हो गए। अलाउद्दीन के समय क्या हो गए? अलाउद्दीन खिलजी के समय तक आते आते ये शक्तिशाली हो गए। बलबन के समय पर एक सैनिक के रूप में भर्ती हुए थे। समझे बात को? कोई दिक्कत? आगे आएंगे तो क्या बोलेंगे? खुसरो खां को गद्दी से हटाया। खुसरो यानी जो आपको मुबारक शाह खिलजी था, उसको गद्दी से हटा करके मुबारक हसन जो था आपका, उसने मौत कर, खुसरो खां ने मार दिया उसको, और गद्दी पे आ जाता किस नाम से? गयासुद्दीन तुगलक, जिसने गाजी की उपाधि धारण की। किसकी? गाजी की। गाजी मैंने आपको बता दिया, गाजी का मतलब होता है कि जो विधर्मी का कत्ल कर दे, विधर्मी का। ठीक है, तो नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक यही है। दिल्ली में तुगलकाबाद और आपका 56 कोट दुर्ग इसी ने बनवाया है। 1325 के बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल में दब के मौत हो गई, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया।
तो पहले एक बात सोचनी है, गयासुद्दीन तुगलक को कहेंगे जीएसटी। गयासुद्दीन तुगलक रहेगा 1320 से 25 तक, ठीक है। किस वंश के बाद में आया? खिलजी वंश के बाद में आया। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में फिर आता है आपका, क्या बोलोगे, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन आएगा मित्र? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 तक रहा, ठीक है भाई साहब। और इसके बाद में आएगा FST फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388 तक रहेगा। अभी इन्हीं का क्रम है। तो GST के बाद कौन आया? MBT, इनको यही नाम देंगे। तो कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक जब गद्दी पर रहा, तो गयासुद्दीन तुगलक जब गद्दी पर रहा तो वो गया कहां पर? बंगाल अभियान पर। बंगाल में एक विद्रोह हो गया। अब इसके पीछे की कहानी जानेंगे। कहते दिल्ली से बंगाल के विद्रोह में गया और वापस लौट के आ रहा था तो एक लकड़ी के महल में रुका, जिसको बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जैसे एक इतिहासकार है फरिश्ता, क्या फरिश्ता, एक इतिहासकार है इशामी, ये दोनों कहते कि ये दुर्घटना थी, ये दुर्घटना थी। लकड़ी का महल कोई मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं बनवाया था, लेकिन जो इब्न बतूता बहुत करीब आदमी था मोहम्मद बिन तुगलक का, उसने अपने किताब रहला में लिख कर के क्लियर किया था कि इस लकड़ी के महल को मोहम्मद बिन तुगलक ने ही साजिश के तहत बनाया कि इसमें ये रुके, स्टे करे दिल्ली से। अभी बताऊंगा वो सारी कहानी कैसे कहानी थी। तो स्टे करे और उसमें दब के मर जाए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। नेक्स्ट, हुनूज दिल्ली दूरस्थ। हुनूज दिल्ली दूरस्थ ये ओलिया ने गयासुद्दीन से कहा था। क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? हुनूज दिल्ली दूरस्थ ओलिया ने गयासुद्दीन से कहा था। ओलिया कौन है? निजामुद्दीन ओलिया जी। क्या बोलोगे? निजामुद्दीन ओलिया है, एक सूफी संत रहे थे। निजामुद्दीन ओलिया कौन थे? एक सूफी संत थे। सूफी संत, सूफी धर्म की स्थापना क्यों हुई थी बताएंगे? जो सूफिज्म की स्थापना, सूफीवाद की स्थापना की हुई थी। गयासुद्दीन कौन है? GST, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 तक शासन करता है। हुनूज दिल्ली दूरस्थ, इसका मतलब होता है हुजूर दिल्ली अभी दूर है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। आगे आएंगे तो यहां पर आएंगे आपका, क्या बोलेंगे, ये क्या हुआ? तो दरअसल में निजामुद्दीन ओलिया जो थे ये कहां पर हैं? इनकी दरगाह आज भी बच्चे आप देखेंगे, बहुत पूछा जाता है प्रश्न, इनकी दरगाह है दिल्ली में। ये दिल्ली के बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, संत आदमी थे। लोग इनके पास रहते, अपने सॉल्यूशन के लिए लोगों को रास्ता बताते। हजारों लोग इनके यहाँ रहते, हजारों लोगों का आना जाना था। तो किसी ने चिट्ठी लिख दी आपका गयासुद्दीन तुगलक को कि बहुत जल्दी निजामुद्दीन ओलिया तुम्हारा तख्ता पलट करेंगे, बहुत जल्दी वो तुमको गद्दी से हटा देंगे। उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है, लोगों का बहुत सपोर्ट है उनको, सब लोग उनके फेवर की बात कर रहे हैं और वो एक अच्छे आदमी हैं। तुम्हारे अंदर एक सही शासक लोग नहीं देख पा रहे हैं। गयासुद्दीन तुगलक को जैसे ही ये पता चला तो गयासुद्दीन तुगलक ने सोचा यार कुछ तो स्कीम लगाई जाए, दिल्ली से निजामुद्दीन ओलिया को ही भेज दिया जाए, नहीं तो रहेंगे तो बहुत सारे लोग आते रहेंगे। तो दरअसल में जो खुसरो खां था, खुसरो खां दिल्ली का शासक रहा था, खुसरो खां इसने 5 लाख रुपए दिए। क्या बोलोगे? 5 लाख, मुबारक शाह खिलजी की हत्या की थी इसने, तो इसने क्या करे, 5 लाख रुपए दिए निजामुद्दीन ओलिया को, और निजामुद्दीन ओलिया से कहा कि ये अच्छे कार्यों के लिए पैसा है, आप इस पैसे को खर्च कीजिए अच्छे कार्यों पर। दे दिया पैसा, निजामुद्दीन ओलिया ने वो पैसा लोगों की मदद में और अच्छे कार्यों में खर्च भी कर दिया। अब खर्च कर दिया तो इसको पता चल गया गयासुद्दीन तुगलक को, यार खुसरो खां ने वो पैसा दिया था। बोला निजामुद्दीन तुम्हारे पैसे नहीं थे, वो खर्च कर दिए, वो तो सरकार ने कर्ज दिया था तुमको, ये 5 लाख रुपए लो, लोगों पे खर्च कर दो और फिर बाद में जो तुम्हारे पास हो तो लौटा देना। अब वो टाइम आ गया कि वो 5 लाख रुपए लौटा दो, और अगर 5 लाख रुपए नहीं लौटा सकते, और ये बंगाल अभियान के दौरान लिखा है उसने, जब उसको चिट्ठी मिली है, जब वो दिल्ली पे नहीं था, दिल्ली में नहीं था, बंगाल अभियान पर था, तो वहां से चिट्ठी लिखी उसने और कहा कि बहुत जल्दी ये 5 लाख रुपए का इंतजाम कर दो और इतने में बंगाल से वापस दिल्ली लौट के आऊं, दिल्ली में दिखाई मत देना, रफू चक्कर हो जाओ दिल्ली से।
तो तब इधर से पत्र भेज के कहा था निजामुद्दीन औलिया ने, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है, पहले आ तो जाओ। कहते इसी समय मोहम्मद बिन तुगलक से मिले निजामुद्दीन औलिया, स्वयं सुल्तान बनना नहीं चाहते थे, बोले इस आपका एक बेहतर शासक, अच्छा शासक ये नहीं है, इसको हटाओ। तब कहते एक लकड़ी का महल बनाने की प्लानिंग की गई। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार बोले। अभी तो आवाज ठीक है ना बच्चे? एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं। हाँ, वैसे आवाज ठीक नहीं होती तो तुम लोग कमेंट कर देते हो खुद ही कि आवाज ठीक नहीं है। कोई दिक्कत? अच्छा, आगे आते हैं। अब आया गद्दी पर कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 51 शासक रहा, सबसे शिक्षित शासक है। शिक्षित का मतलब खगोल का, भूगोल का, गणित का, तर्कशास्त्र का, ज्योतिष का, सबका ज्ञान था इसको, सारे विषयों का। इतनी बेहतरीन कहते अध्ययन में ये रत रहा। रक्त पिपासु भी कहलाया। क्यों कहलाया ये बात हम जानेंगे। रक्त पिपासु का मतलब होता खून पीने वाला शासक। ये क्यों कहलाया? खून पीने वाला। अन्य नाम इसका मलिक फकरुद्दीन था, बचपन का नाम था इसके का। जूना खां और उलूक खां इसी को कहते हैं। क्या बोलते हैं? जूना खां और उलूक खां। जूना खां इसको कहा था गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? GST ने, गयासुद्दीन तुगलक ने इसको कहा था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आ गए। कौन आया गद्दी पर? इसके बाद में आ गया आपका मोहम्मद बिन तुगलक। चलें आगे। नेक्स्ट है, उसी का बेटा है, कहते हैं उसी के द्वारा इसको मारा गया। आगे आएंगे, समझ गए? तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद में गद्दी पर कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक आया। मोहम्मद बिन तुगलक बेटा है किसका? मोहम्मद बिन तुगलक बेटा है किसका? आपका गयासुद्दीन तुगलक का। अब यहां पर एक बात समझे। दरअसल में दोस्त हुआ क्या? हुआ ये कि मोहम्मद बिन तुगलक सोचेगा अच्छा, कुछ अच्छा होगा नहीं, इसके 4 अभियान होंगे जो इसको असफल बनाएंगे। 4 अभियान होंगे इसके। और इतिहासकार एल्फिस्टन का एक बहुत अच्छा कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो अच्छे कार्य करता था, उसकी जो सोच थी वो जनता के हित में ही थी। वह जनता के लिए कुछ बेहतरीन करना चाहता था, लेकिन अंततः उसको लोगों से मुक्ति मिली और लोगों को उससे। इसने लोगों का, कहते हैं कि लोगों की दृष्टि में तो ये हो गया कि यार ये खून पीने वाला शासक है और ये लोगों के लिए अच्छा करना चाहता था, ये लोगों से परेशान हो गया, तो इसको लोगों से मुक्ति मिली और इसको लोगों से। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। भैया जी, मार्को पोलो की किताब का क्या नाम है? मार्को पोलो की बच्चे किताब है द ट्रेवलर ऑफ मार्को पोलो। उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। ठीक है। सबसे शिक्षित शासक रक्त पिपासु भी कहलाया। बेटा मैं आपसे ये कहता हूं, जैसे आपको मार्को पोलो की किताब का नाम जानना है तो ये चीज आप गूगल कर सकते हैं। प्लीज अच्छे बच्चे बनो, है ना? ये कर सकते हो। आप लोग पढ़े 12वीं पास नहीं हो क्या तुम? नकल वाले बच्चों की तरह बिहेव करते हो, हाँ? आगे आएंगे। अन्य नाम है मलिक फकरुद्दीन, गद्दी पे आ गया। अब इसके 4 अभियान कौन कौन से रहे भैया? पहला असफल प्रयोग है इसका राजधानी परिवर्तन, जो इसने 1327-28 में किया, 28 पर ही पूर्ण आया था। मुझे बताएंगे राजधानी कहाँ ले गया? दिल्ली से देवगिरी। दिल्ली से देवगिरी। देवगिरी कहाँ पर है? देवगिरी यहाँ पर है महाराष्ट्र में। देवगिरी कहाँ पर पड़ता है? ये रहा, देवगिरी महाराष्ट्र में है। ठीक है। अब ये क्यों लेके गया राजधानी दिल्ली? यहां पर आपको एक बात समझनी होगी। पहले तो दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा जो राज्य क्षेत्र है, अलाउद्दीन खिलजी से भी बड़ा क्षेत्र था मोहम्मद बिन तुगलक का। एक बात तो दिमाग में याद रखें। क्या बोलोगे? एमबीटी के समय पर, एमबीटी के समय समय दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र था। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र था। तो इसके लोगों ने इससे कहा कि जी दिल्ली नॉर्थ में है, दिल्ली से बात नहीं बनेगी, तुम कम से कम मध्य प्रदेश के आसपास अपनी राजधानी रखो।
ताकि सारे क्षेत्रों को तुम नियंत्रित कर पाओ। तो इसके लोगों ने इसको जो सुझाव दिया वो सुझाव उज्जैन का दिया था कि उज्जैन में तुम ये रखो। लेकिन कहते हैं एक दूसरा कारण बताया जाता है जो इब्न बतूता ने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक से लोग इतने परेशान थे शुरुआती दौर में ही कि अपने अध्ययन में बिजी हो गया, जनता से बहुत दिन तक मिला ही नहीं, राज्यरोहण में ना इसने अपनी किसी को शकल दिखाई, पढ़ता रहता बस, ऐसे समझो पढ़ेला बालक था मोहम्मद बिन तुगलक। तो लोगों से इसकी कनेक्टिविटी नहीं रही, तो कुछ शरारती लोगों ने इसके नाम पे पत्र लिख दिया और मोहम्मद बिन तुगलक को गालियां दे दी, हाँ, लिख लिख के, और नाम बदल बदल के पत्र लिख दिए, फर्जी नाम से लेटर लिख दिए, इतना परेशान कर दिया। कहता है इब्न बतूता दिल्ली में चलन लिख गया मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पत्र लिखने का। लोग पत्र कोई खोले गाली 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 गाली, और फिर नीचे कुछ और नाम, वो कहे इसको ढूंढ के लेके आओ, उसको ढूंढ के लेके आओ, गुप्तचर लगा लिए, पता ही नहीं चला। लोगों ने इतनी मक्कारी कर दी इसके साथ में। इसने बोला बेटा तुमको सबक सिखाता हूं, बोला जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे संदूक उठा लो अपने, और कहाँ चलो, सिर पे संदूक रख के देवगिरी चलो, महाराष्ट्र, अपनी राजधानी वहां बनेगी। अब कुछ लोग कहते हैं इसके पीछे इसने अपने लोगों का ध्यान रखा, रास्ते में लोगों के लिए प्याऊ सराय सारी चीजों की व्यवस्था की, उसने यहाँ पर जमीनों की व्यवस्था की, खेती योग्य जमीन की व्यवस्था की। तो कहते हैं यार ऐसा तो नहीं, गालियों की बात तो सही नहीं रही होगी, नहीं तो लोगों के लिए व्यवस्था थोड़ी करता, राजा था सीधे दंड देता। ठीक है, आगे आए। तो 1327 में क्या किया इसने, राजधानी महाराष्ट्र की, लेकिन वहां जाकर के इसने देखा कि वहां पर प्लेग बीमारी फैल गई और लोग बीमार रहने पड़े, लोग उदास रहते। उसने कहा यार यहाँ तो लोगों का मन ही नहीं लग रहा है, ये तो लोग खुशी नहीं है, बीमारी फैल गई है, क्या किया जाए। 1335 में उस लोगों ने बताया जी राजधानी लोगों का मन नहीं लग रहा, दिल्ली वापस जाए। कह रहा संदूक सिर पर रखो और चलो वापस। आगे आएंगे, बोले वापस चलो, तो वापस चल दिए, क्या बोलेंगे, फिर इसको वापस ले गया। ठीक है, दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी का नाम बदल के इसने क्या कर दिया था, दौलताबाद कर दिया था। ठीक है, दौलताबाद कर, आगे आएंगे, बोलेंगे भाई कोई दिक्कत कोई परेशानी। बोलेंगे फटाफट से, कोई परेशानी, आगे आएंगे। सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी। आज आप सब लोगों ने 10 रुपए का नोट देखा है, हाँ जी देखा है। 10 रुपए की कीमत कितनी होती है, 10 रुपए के नोट की कीमत कितनी होती है, तो बोलेंगे 10 रुपए की नोट कीमत भैया 10 रुपए ही होती है, 10 रुपए ही होती है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, उस टाइम पे चांदी और सोने के सिक्के चलते थे जिनके रेट कम नीचे होते रहते थे, एक फिक्स वैल्यू के मनी नहीं थी। ये 10 रुपए का तो इसकी कीमत 10 रुपए। एक सोने का सिक्का होता था मान को किसी के पास, कभी उससे 1 सेर गेहूं आ जाता और कभी बाजार में ये चल जाता इस सोने के सिक्के से 2 सेर गेहूं आएगा। तो ऐसा होता रहता, यानी रुपए की कीमत जो थी वो निश्चित नहीं थी। ठीक है, क्या बोलेंगे, बोलेंगे भी फटाफट से, सर जी कोई मेरा कोर्स चेंज नहीं कर रहा, मेरा कोर्स बंद कर दो भाई, इसका बंद कोर्स। नहीं ये पूरी रात कर देगा लिखते लिखते। कर दो इसका बंद, इसकी इच्छा पूर्ति करो बच्चे की, जब बार बार कमेंट कर रहा है तो इसका नाम लो, बच्चे की हेल्प करो इसकी, ठीक है ना, कराना, नाम देख लो, नंबर निकाल के हेल्प करो। सांकेतिक मुद्रा 1329। तो इसने टोकन करेंसी एक टाइम से पहले सोच ली, उस समय हिंदुस्तान में कोई नहीं सोच रहा था। इसने सोचा मेरे लोगों के पास एक वैल्यू रहेगी जिसकी जिस कीमत रहेगी, जिस नोट की एक वैल्यू होगी। उसने कांसे की बनाई, क्योंकि उस समय पर ईश्वर टोपा नाम का एक इतिहासकार है, ईश्वर टोपा, उसने कहा है, एसएससी ने पूछा भी है, ईश्वर टोपा ने कहा है, ईश्वर टोपा ने कहा चांदी की कमी के चलते, चांदी की कमी के चलते, कमी के चलते एमबीटी ने मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे की कांसे की कांसे की मुद्रा जारी की। कांसा एक अलॉय है, कांसे की मुद्रा जारी की। तो इसका बात था कि लोगों को एक वैध मुद्रा देनी है, एक फिक्स कीमत वाली मुद्रा देनी है। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला तो घर घर में टकसालें खुल गई, घर घर में सिक्के ढलने लगे। कहते उस समय दिल्ली में कांसे के सिक्कों का ढेर लग गया हर जगह पर। और आपको एक बात समझनी होगी दोस्त, जिस किसी ने भी रुपए या सिक्के ज्यादा छापे हैं इस पूरी दुनिया में, वो देश बर्बाद हुए हैं।
मोहम्मद बिन तुगलक ने लोगों के हाथ जोड़ लिए, यार मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ, तुम चोर जनता, तुम्हें नहीं समझ में आता कि लोग तुम्हारे लिए क्या अच्छा करना चाह रहे हैं, तुमको तो बस अपने फायदे से मतलब है। तुम सोच रहे हो हम ही कांसे के सिक्के ढाल लेते हैं। ठीक है, तो घर घर टकसाल बन गया। ईश्वर टोपा के द्वारा कहा गया कि चांदी की कमी के चलते उसने कांसे की मुद्रा जारी। ठीक है, घर घर में टकसाल, घर घर में, घर घर में, घर घर में टकसाल। क्या बोलोगे भैया? लोगों ने तो हद कर दी, उनको बस अपने 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 स्वार्थ से मतलब है, बाकी दुनिया फाड़ में जाए, बाकी दुनिया कहीं भी जाए। तो 1329 में ये बेचारे का सफल हो गया। उसने सोचा यार भारत में बार बार बाहर से विदेशियों के अभियान होते हैं, तो यहाँ ईरान में, ईरान इराक वाला जो क्षेत्र है, इसने कहा इसको मैं खुद ही जीत लेता हूँ, खुद ही जीत लेता हूँ। और इसको जीत लूंगा तो फिर क्या होगा, इसको जीत के फिर मैं इस पर मतलब शासन भी करूंगा, और मेरा जो राज्य है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य उसका उस समय था, तो उसको सुरक्षित भी रख पाऊंगा। तो इसने यहाँ के राजाओं से बात करी, यहाँ के राजाओं से बात करी, राजाओं के जो विरोधी थे, राजाओं के जो विरोधी थे, जिसमें से एक नाम आता है आपका तरशरीन, जो ट्रांस अक्शियाना क्षेत्र था, ईरान इराक का ट्रांस अक्शियाना क्षेत्र, जिसको मैंने आपको बताया था कि चंगेज खान ने भी ट्रांस अक्शियाना पर आक्रमण किया था। याद है? थम्स अप करें एक बार। आप कहेंगे हाँ जी, ऐसा तो नहीं समझते थम्स अप करें कोका कोला करें ऐसा नहीं। थम्स अप का मतलब हाँ जी, खुद से कमेंट सेक्शन की जरूरत है, बोल दिया करो हाँ जी, जानते हैं, फीलिंग आनी चाहिए। तो जो यहां पर शासक है आपका तरशमीर, सॉरी तरशरीर लिख दिया मैंने, तरशरीन। इससे इन्होंने बात की कि भाई कैसे मैं इस क्षेत्र को जीत पाऊंगा, तुमको भी गद्दी दिला पाऊं और उस क्षेत्र को भी जीत लूं, जीत के तुमको गद्दी दे दूंगा, मेरी मदद करो। इसने बोला जी गुप्तचर लगाओ, कमियां ढूंढो। 1 साल का टारगेट बनाया इन लोगों ने, 1 ईयर का टारगेट, 1 ईयर का टारगेट। 3 लाख की सेना तैयार की कि एक दिन चढ़ाई होगी, कहां पर? इराक पर। 3 लाख सेना, ट्रेंड सेना, वेतन पहले से दिया जाने लगा कि जाके लड़ेंगे साथी और जीतेंगे साथी, ये वाले स्टेटमेंट के साथ में। और 1 साल में इतना पैसा खर्च किया गया इन व्यवस्थाओं पे, वहाँ के गुप्तचर, वहाँ के लोगों की मदद के लिए बड़ी धनराशियां दी गई, वहाँ के स्थानीय शासक को अपनी मदद में करने के लिए आपका क्या बड़ी राशियां दी गई। और मोहम्मद बिन तुगलक चर्चा करता रहा इस बारे में तरसरीन से कि ये क्षेत्र हमको जीतना और तुमको देंगे। जैसे ही ये युद्ध होने वाला था, कहते 1 वर्ष के बाद में जो योजना बनी थी, उससे 1 सप्ताह पहले तरसरीन की मौत हो गई। तरसरीन की मौत हो गई, कम्युनिकेशन जिसके थ्रू था वही आदमी कट गया, योजना फिर से विफल हो गई। तो ये तो सोच रहा है कि मैं कुछ ठीक कर लूं, इसको भी फिर क्या कर दिया गया, निष्फल कर दिया गया। कराचिल अभियान हिमालय और चीन में किया, हिमालय और चीन पर, यहाँ इसको मार गया। इसका एक खुसरो मलिक नाम का इसका एक सेनापति था। तो इसने बोला कि यार चल ये क्षेत्र तो रह गया, तो एक काम कर लेते हैं हम, ये इससे बाद का अभियान है। कराचिल अभियान की अगर मैं वर्षों की बात करता हूँ, तो कराचिल अभियान के वर्ष हम कहेंगे 1334-35 का अभियान है। तो इसने बोला कि इस अभियान में तो ये इधर तो विफल रहा, एटलीस्ट इधर वाली जो मंगोल, ये चाइना से लोग आते हैं, हिमालय चीन वाली सुरक्षा करें। तो खुसरो मलिक को भेजा और सेना भेजी यहाँ पर इसके साथ में 5 लाख की, कि जाओ इस सेना के साथ में ये क्षेत्र सुरक्षित करो और जीतो। अब ये मूर्ख क्या है कि जैसे जीतता यहाँ पर, तो कमांडिंग चौकियां बनाने के आदेश इसको दिए गए कि सर क्षेत्र को, वहाँ के लोगों को अपने विश्वास में लेना है और फिर चलना है। इसने क्या किया, यहाँ जीता, यहाँ जीता, यहाँ जीता, यहाँ जीता, यहाँ जीता, यहाँ जीता, यहाँ जीत करके ये, और ये सीधे आगे ही बढ़ता चला गया ना। इसने इधर घमंड हो गया इसको कि भाई अब तो जीत के लास्ट परचम करेंगे, पता नहीं समुद्र पार करना चाह रहा था, क्या करना चाह रहा था। कि कहते हैं कि लोगों ने जब पत्थर मारने शुरू किए, तो जाति जाति सेना को पत्थर मारे और आती आती सेना को पत्थर मारे, और लास्ट में कराचिल अभियान में वापस लौट के आए 3 लोग। क्या बोलेंगे? 300। बेचारा है अभागा या नहीं है, इसकी किस्मत ही खराब है। तो इसीलिए कहते हैं लोगों के लिए अच्छा करना चाह रहा। अब इसको पूछो कोई खुसरो मलिक को, क्या करना चाह रहा भाई है, क्या करना चाह रहा है? इतना पढ़ा लिखा बेचारा है, इसकी योजना काम नहीं कर पा रही। सोच तो ठीक रहा करने का, लेकिन इंप्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा है, इंप्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा है।
दोआब कर में इसने वृद्धि की किसानों के लिए। दोआब कर में, दोआब कर का मतलब होता है जो बच्चे हमारा गंगा और जमुना के बीच की, दो आब माने पानी, दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है, दो नदियों के बीच की भूमि, उसको दोआब कहते हैं। सबसे उपजाऊ क्षेत्र है देश का। तो दोआब में इसने क्या किया, कर वृद्धि की। लेकिन फिर अकाल पड़ा तो इसने किसानों की मदद के लिए दीवान ए अमीर कोही भी बनवाया, यानी किसानों को इसने तकावी ऋण भी दिया, डेक्स भी इसने क्या दिया, डेप्ट दिया किसानों को तकावी नाम से। कौन सा ऋण दिया था, किसानों के लिए एक ऋण दिया था तकावी, क्या बोलोगे, तकावी ऋण दिया। ठीक है, तो बोलेंगे ये बेचारा सफल रहा असफल रहा। अगली बात याद रख लेना, कोई पुत्र नहीं था इसके, कोई पुत्र नहीं था, कोई बेटा नहीं था किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के। ये बात याद रखें। ठीक है, तो क्या समझ रहे हैं, 1351 का वर्ष आया, इसकी मौत हो गई बेचारे की, लू लग गई इसको। लू, लू समझते हो, उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को हम लू कहते हैं, और ये लू का शिकार हो गया। तो मौत हो जाती है, और मौत हो जाती है तो बेटा है नहीं, तो गद्दी पे फिरोज शाह तुगलक आता है। अब फिरोज शाह तुगलक आएगा गद्दी पे, उससे पहले कुछ चीज जान लीजिए कि ये है इब्न बतूता। क्या बोलोगे, इब्न बतूता बगल में जूता, गाना सुना है तुमने, इब्न बतूता। इब्न बतूता एक विदेशी यात्री है। इसी के समय इब्न बतूता मोरक्को, मोरक्को जिसको हम दोस्त मूर भी कहते हैं, मूर देश, मूर देश से 1333 में आया था। बहुत विद्वान था, इसकी विद्वता से खुश होकर एमबीटी ने इसे दिल्ली का काजी बनाया और अपना दूत बनाकर 1342 में चाइना भेजा। ठीक है, चाइना भेजा था। ठीक है, आगे आएंगे। सर जी अकाल कैसे पड़ता है, बेटा अकाल मेरे लाल ऐसे पड़ता है जब बहुत समय तक, पहले क्या था, पहले किसान बारिश पर, वर्षा पर डिपेंड करते थे। जब बहुत समय तक वर्षाएं नहीं होती थी तो फसल नहीं हो पाती थी, फसल नहीं हो पाती तो लोगों के पास खाने की जैसी व्यवस्था ही नहीं होती। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तब होते नहीं थे तो लोग भूखे मरते थे, उसी को अकाल कहते हैं। ठीक है, चलो जी। सर जी जब इसको लू लग गई थी तो इसको किसी ने आम पन्ना नहीं पिलाया। बहुत बढ़िया जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोले एक बार। हाँ, लू की लपट लग गई इसको, कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई इस बात में, आगे आएंगे। नेक्स्ट, आगे आएंगे। सर जी आपने 1/2 पहले 1/10, 1/10 बेटा वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, वो सिंचाई कर रहा है। 1/10 फिरोज शाह तुगलक लगाएगा, 1/2 इसने किया था भूमि कर को। ठीक है, आगे आएंगे। क्या बोलोगे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में राय बंधुओं ने हरिहर राय और बुक्का राय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। एमबीटी के समय स्थापना, विजयनगर साम्राज्य हम अलग से पढ़ेंगे। अगर मैं आज की बात करूं, एसएससी का सबसे हिट टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। हर परीक्षा कोई भी एग्जाम हो, इस विजयनगर से प्रश्न जरूर आएगा। विजयनगर एम्पायर हम दक्षिण के राज्यों में पढ़ेंगे। और हरिहर और बुक्का राय के गुरुजी कौन थे, विद्याधर, उनकी राजधानी थी हम्पी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही 1347 में हसन गंगू ने खुद को अलग करके बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, हम्पी हम जब बात करेंगे सारी की, किस नदी के किनारे कैसे कौन कौन से राजवंश रहे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। कल का हमारा टॉपिक होगा फिरोज शाह तुगलक से शुरू। ठीक है, कल का हमारा टॉपिक होगा फिरोज शाह तुगलक से शुरू। शार्प मिलते हैं दोस्त आपका 10 बजे। और कल की क्लास के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि कल एक टॉपिक रिलेटेड है, तो कल की क्लास 10 से आप लोग आ जाए, मैं 10 पर इसको लाइव कर दूंगा। 10 से 11:30 तक कल बने रहना है। 1.5 घंटे में हम काफ़ी कुछ जानेंगे, रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर मुगल साम्राज्य, तो मध्यकालीन भारत भी खत्म हो जाएगा। मध्यकालीन भारत खत्म होने के साथ में ही हम आधुनिक भारत की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी। उसके बाद में हम सेम टाइम पे स्टैटिक जी के, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ढीला ढीला हो जाएगा। अगर मुझे अतिरिक्त घंटे भी आपको पढ़ाना पड़ेगा ना मित्र, कोई लगेगा रात में मुझे आध घंटा 1 घंटा तुमको पढ़ाना एक्स्ट्रा, तो मैं पढ़ाऊंगा भाई। आप पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए, सब कुछ हम लोग बहुत अच्छे से करते रहेंगे, लेकिन रिवीजन हर रोज करना है। ठीक है, गंदे बच्चे नहीं बनना है। आपको अच्छा लगता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना गाइड करने का प्रयास करता हूँ तुमको कि भाई आपका समय इधर उधर के कमेंट मत किया करो।
मैं जानता हूँ कुछ तुम चुलबुले बच्चे हो, लेकिन बच्चा, जिस दिन तुम चुलबुले बच्चे मैच्योर हो जाओगे, उस दिन तुमको दुख होगा कि वो समय हमने क्यों खर्च कर दिया जो सीखने का था। आप कभी देखना, जो लोग कामयाब नहीं हो पाते वो पता है क्या कहते हैं, यार ठीक टाइम पर पढ़ाई कर ली होती तो आज हम भी ठीक स्थिति में होते। बाद में सिर्फ पछताने को रह जाता मित्र। तो आपको अपने जीवन में पछताना ना पड़े, इतनी मेहनत हर रोज करो, ठीक है। ध्यान रखो। वेरी गुड। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।